क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडीज के सरफेस के कांटेक्ट में लगता है, और ये पैरेलल लगता है। ठीक है, कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती है, दो बॉडी के जो सरफेस होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, तो ये दोनों बॉडी की कांटेक्ट के बीचों बीच पैरेलली वर्क करता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऑपोजिशन फोर्स होता है। वो ऑपोजिशन फोर्स जो बॉडी, दोनों बॉडी के सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ओके, और जब भी हम किसी चीज को स्लाइड करने की कोशिश करते हैं या स्लाइड करते हैं, तो हमें एक ऑपोजिट फोर्स खुद में फील होता है, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, या हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो उस चीज को, जो हमें अपोजिट फोर्स फील हो रहा है, वो ही आपका एक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये होता है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो बॉडी के कांटेक्ट, जिस सरफेस से बॉडी कांटेक्ट में है उसी सरफेस में फ्रिक्शन अपोजिट करता है उस बॉडी की रिलेटिव मोशन को। इट मींस बॉडी की जिधर मूव करने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन से। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन आपकी, है ना, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिधर बॉडी की मोशन करने की टेंडेंसी होती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, इफ वी स्लाइड और ट्राई टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अ सरफेस, है ना, सरफेस इसलिए क्योंकि एक बॉडी का किसी स्लाइड होने के लिए दूसरे सरफेस पे टच होना, कांटेक्ट में होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम एक बॉडी को स्लाइड करते हैं या स्लाइड करने की कोशिश करते हैं किसी सरफेस के ऊपर या किसी सरफेस में, ठीक है, द मोशन, जो मोशन हो रहा होता है या मोशन होना जब स्टार्ट होता है बॉडी में, इज रेजिस्टेड बाय अ बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस। देखिए, अगर हम किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं या तो स्लाइड करने की कोशिश करते हैं किसी सरफेस में, तो जो मोशन हो रहा होता है वो रेजिस्ट हो रहा होता है, यानी रुकावट उसमें हो रही होती है। बॉन्डिंग बिटवीन बॉडी एंड सरफेस, बॉडी के सरफेस और जिसमें बॉडी स्लाइड हो रही है उसके सरफेस, उन दोनों के बीच में एक रेजिस्ट फोर्स लग रहा है, जो इस बॉडी को उस सरफेस के ऊपर स्लाइड होने से रोक रहा है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में एक फोर्स फील होता है, वही आपका होता है ऑपोजिट फोर्स, जो उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यही आपका एक फ्रिक्शन होता है। तो ये जो रेजिस्टेड फोर्स होता है, यही आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है ना, दिस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फोर्स। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तो वहां पे क्या था, वो फोर्स पेयर में लगते हैं, और ये जो फोर्स है ये सिंगल फोर्स लगता है, कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, जैसे नॉर्मल फोर्स, थर्ड इक्वेशन में जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन पढ़ा था,
थर्ड लॉ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो नॉर्मल है वो क्या होता है, पेयरिंग में लगता है और परपेंडिकुलर होता है। इस फ्रिक्शन फोर्स की जो टेंडेंसी होती है वो पैरेलल होती है और सिंगल होती है, ठीक है ना। तो कॉल्ड फ्रिक्शन, दिस इज ऑलवेज, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस, है ना। ये बॉडी के सरफेस के या सरफेस के पैरेलल लगता है जब जहां पे बॉडी स्लाइड हो रही होती है, जिसके ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी स्लाइड हो रही होती है वो पैरेलली वर्क करता है। तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर पेयरिंग में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स सिंगल लगता है और पैरेलल लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बॉडी के मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है, जिधर बॉडी की टेंडेंसी है मूव करने की। तो एक हॉरिजॉन्टली कंडीशन में अगर एक टायर है, राइट, एक राउंड शेप में व्हील है, टायर्स है, कुछ भी है, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा। और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक ले लेती हूँ, ठीक है, ये ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर, ये भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों ही सब्सटेंसेस में, दोनों ही मूव करती हुई बॉडीज में जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा। तो इस पे, इसकी जो मूव करने की टेंडेंसी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन बैक साइड लगेगा, है ना। इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैक साइड लगेगा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। और इस कंडीशन में कहाँ लगेगा, तो आप इसमें कहेंगे बैक साइड, लेकिन मैं कहती हूँ इस पे आगे की साइड फ्रिक्शन लगेगा। इसका रीजन ये है कि अगर मैं इस व्हील पे एक पॉइंट मान लेती हूँ पी, अगर मैंने इस व्हील पे एक पॉइंट कंसीडर किया पी, और जब व्हील रोटेट होगा, यानी कि ये रिवॉल्यूशनरी मोशन और रोटेशन मोशन दोनों ही करेगा, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, एक साथ दोनों मोशन कर रहा है ना, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इस पी पॉइंट की मूव करने की टेंडेंसी क्या है, बैकवर्ड, राइट। ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है ना, इसकी टेंडेंसी इधर है, और इनके और सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इस वजह से फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। अगर एक व्हील पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लूं तो उस पॉइंट की जो टेंडेंसी है वो बैकवर्ड जाने की है, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोवाइड मोशन, दिस इज नेवर अपोज द मोशन, ओके। ये मोशन को अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जो बॉडी की टेंडेंसी होती है, व्हील आगे की तरफ जा रहा है और कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद व्हील की स्पीड बढ़ती है, वो एक अलग सीन हो जाता है कि हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। लेकिन इस कंडीशन में हमें समझना है कि फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेकिन एक बार जब आप उसकी उस पर इतना ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो अगर क्रॉस हो जाती है तो आप बहुत इजीली चीजों को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन प्रोवाइड कराता है, बट रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बॉडीज और सरफेस के बीच के मोशन को अपोज करता है, जो उनकी टेंडेंसी होती है बॉडी की, जिस जिस डायरेक्शन में जाने की, उसको अपोज करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रिक्शन। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रही हूँ और वो नहीं मूव हो रही है, इट मीन्स मेरे थ्रू लगाया गया जो फोर्स है वो उस बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कम है,
जब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, चाहे मैं उस पर कितना फोर्स लगा रही हूँ या स्टार्टिंग फोर्स से वो मूव नहीं कर रही है, वो सिचुएशन उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है बॉडी के थ्रू मुझ पर, वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और मैंने फोर्स लगाते लगाते एक ऐसी कंडीशन को क्रॉस कर दिया जो बॉडी को मूव करा देती है, या मेरे फोर्स में इतना इंक्रीजमेंट हो गया कि मेरे फोर्स के थ्रू बॉडी मूव कर जाती है आफ्टर सम टाइम टी। ओके, तो ये हो गया, मैंने इसका इसका ये मतलब हो गया कि मैंने जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है। आफ्टर कुछ देर बाद हम उस पर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, और कुछ देर बाद क्या होता है, बॉडी मूव कर जाती है। इट मीन्स हमने उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को, लिमिट को क्रॉस कर दिया है, या उसकी वेट से ज्यादा उस पर फोर्स लगा दिया है, दैट्स व्हाई इट विल मूव। अब जो लिमिटिंग होता है ना, लिमिट होती है एक स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो लिमिट क्रॉस करना, तो वो जो लिमिट वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपका होता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज योर नोट। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो जो बॉडी एक बार फोर्स लगाने पे नहीं मूव करती है, दो बार हम फोर्स बढ़ाते हैं, तीसरी बार फोर्स बढ़ाते हैं, चौथी बार फोर्स बढ़ाती है, एक टाइम के बाद बॉडी मूव कर जाती है, इट मीन्स हमने क्या किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस किया या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर का फोर्स लगाया। इट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये था इसके लिए। फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, यानी एक साथ रोटेशन भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है, और इस कंडीशन में उस व्हील की रोटेट करने की टेंडेंसी पीछे साइड है, लेकिन व्हील आगे बढ़ रहा होता है। इसका साफ मतलब है कि जो फ्रिक्शन है वो कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है, बट रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बॉडी की टेंडेंसी को अपोज करता है, जिधर बॉडी की टेंडेंसी होती है मूव करने की। और इस ब्लॉक पे एक सिर्फ एक टाइप का फोर्स है, फॉरवर्ड लीनियरली चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, वन डायमेंशन में ब्लॉक सीधा चल रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैक साइड लगेगा। ठीक है, इन दोनों में फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिमिटिंग वैल्यू और इनके बीच थोड़ा सा ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मैंने दो बॉडीज ली, ठीक है, और ये दो बॉडी कुछ इस तरह से हैं कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी ऐसे रखी हुई है, बॉक्सेस है दो, ठीक है, दिस इज योर बॉक्स ए, दिस इज योर बॉक्स बी, और मैंने बी ब्लॉक पे क्या लगाया है, एफ फोर्स लगाया है ना। तो बी और ए, बी की मोशन के साथ साथ ए भी थोड़ी देर तक मूव करेगा, लेकिन जब मैं फोर्स बढ़ा दूंगी तो बी आगे चला जाएगा और ए पीछे रह जाएगा, राइट, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। एट दैट कंडीशन, जब बी पर फोर्स लग रहा होगा और बी ए से आगे जा रहा होगा, या ए क्या होगा, एक फोर्स की वजह से पीछे, क्योंकि ए पर फोर्स नहीं लग रहा है तो ए क्या हो रहा होगा, पीछे की डायरेक्शन में जा रहा होगा, और जो आपका बी है, बी ब्लॉक है जिस पर फोर्स लग रहा है, वो आगे जा रहा होगा। तो बी ब्लॉक के लिए, इसका भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बी ब्लॉक के लिए ए ब्लॉक पीछे साइड जाते हुए दिख रहा है, बी ब्लॉक क्योंकि आगे इसकी डायरेक्शन है ना, तो इसको ये पीछे साइड जाते हुए दिख रहा है।
तो ये इस पर आगे की साइड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स किसका है, विद रिस्पेक्ट टू बी। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ए पर। अब जो ए है इसको ये आगे की तरफ जाते हुए दिख ही रहा है, तो ये इस पर पीछे की साइड लगाएगा फ्रिक्शन, और ये होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, और अगर एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो फ्रिक्शन वहां पे ऐसे कंसीडर होता है ना। जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है उस बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी, और दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है उस बॉडी पे फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं। बी पे फोर्स लग रहा है, बी के थ्रू ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट बिकॉज कि बी को वो पीछे साइड जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि बी का मोशन ज्यादा है ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स, और बी आगे की तरफ ए को जाते हुए दिख रहा है, तो वो उसको पीछे धकेलने की, पीछे पुल करने की कोशिश करेगा, तो वो उस पर फ्रिक्शन पीछे साइड लगा रहा है। तो ये हो गया आपका दो ब्लॉक की कंडीशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन आपको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी यानी दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए फ्रिक्शन। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं वो, फ्रिक्शन की टेंडेंसी आप जान गए ना क्या होती है, कैसे काम करता है, सिंगल काम करता है, पैरेलल काम करता है ये। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन के रीजन जो होते हैं क्यों, वो सरफेस पे डिपेंड करते हैं कि सरफेस की मॉलिक्यूल्स रेगुलर है या इरेगुलर है। सपोज आपके पास, हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, कॉज ऑफ कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन कुछ ऐसा है कि फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शन के रीजन क्या बनते हैं। तो फ्रिक्शन का रीजन ऐसे बनता है, बहुत पहले जब ये चीजें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो हमें फ्रिक्शन बहुत पहले क्या था, हमारा जो सरफेस था मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे सरफेसेस थे वो इरेगुलर थे। क्या थे, इरेगुलर थे, बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा प्लेन एरिया कम थे। तो जो इरेगुलर सरफेस होते हैं, है ना, जो इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, इन इरेगुलर सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर, जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये एक दूसरे पर इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या काम होता है, मॉलिक्यूल्स को आपस में बाउंड रखना। ठीक है, तो जब इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को काफी अच्छे से बाउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से सरफेसेस एक दूसरे पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, या बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कंडीशन में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और जब ये एक दूसरे पे इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, तो इनमें क्या हो रहा है, दोनों इरेगुलर सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा अच्छे से आ पा रहे हैं। अब सपोज कि मैं इसी सरफेस को पॉलिश करने लगूं, ठीक है, तो धीरे धीरे ये सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, मतलब इक्वल हो गया, है ना। कहीं से भी उनको एक दूसरे पर मॉलिक्यूलर फोर्स लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, कहीं थोड़ा ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर पॉलिशिंग द सरफेस क्या हो गए, सरफेसेस पैरेलल कंडीशन में लगभग लगभग आ गए। तो इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे पर इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग इक्वल मॉलिक्यूलर फोर्स
ये उतने अच्छे तरीके से सरफेसेस को नहीं बॉन्ड कर पाएंगे क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इक्वल हो गया है। और जब हम हाईली स्मूथ कर देते हैं सरफेस को, राइट, जब हम सरफेस को हाईली स्मूथ कर देते हैं, इस कंडीशन में यही मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं और ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर कुछ इस तरह से पैरेलली अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ही पास, कि उनके बीच फ्रिक्शन नथिंग के बराबर हो जाता है। और इस सरफेस को हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारी जो आइस स्लाइडिंग होती है, जो आइस की स्लाइड होती है ना, या जो हमारी आप आइस को छुएंगे तो आइस के सरफेस पे आइस के बड़े से फॉर्म में देखेंगे तो उसका जो सरफेस होता है वो हाईली स्मूथ होता है और उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन नथिंग होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है ग्रिपिंग बनाना, ग्रिप बनाना, है ना। बॉडी कितने अच्छे से एक सरफेस से दूसरे सरफेस से जस्ट लाइक कि ऐसे कांटेक्ट बना पा रही है ना। तो अगर इरेगुलर सरफेस है, जैसे इन उंगलियों के बीच में आपके गैप दिया हुआ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कहीं कहीं पे जब इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे को के बहुत पास आएंगे तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये स्मूथ हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत अच्छी ग्रिप नहीं दे पाएंगे किसी दूसरी बॉडी को अपने ऊपर स्लाइड होने के लिए या चलने के लिए। और जब हम इसे हाईली स्मूथ कर देते हैं तो वो सरफेस फ्रिक्शन लेस कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इरेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस, हाईली स्मूथ सरफेस। और इन सरफेसेस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स का कैसा प्रोसेस होता है इसको देखना है आपको, और इस प्रोसेस के थ्रू ये कैसे काम करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू ही फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। ये होते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो मैं फिगर वाइज समझा चुकी हूँ, लिख देती हूँ। इंटरलॉकिंग इन इरेगुलर, दिस इज योर इंटरलॉकिंग, राइट। इंटर इंटरलॉकिंग इन इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस में इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है। सेकेंड है इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या है, ये दोनों बनते हैं आपके कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये है आपके सरफेस, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स इन रेगुलर सरफेस हैव फिक्स सेपरेशन। तो रेगुलर सरफेस में फिक्स सेपरेशन की वजह से दे आर नॉट इंटरलॉक टू ईच अदर लाइक दिस, right, because the surface is regular, it means parallel, okay। तो समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं आपके कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन में कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं आपके पास, आपके पास होते हैं तीन टाइप के फ्रिक्शन। एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, और एक होता है इंटरनल इंटरनल फ्रिक्शन, या इंटर सरफेस फ्रिक्शन भी हम कहते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। एक बॉडी में क्या होता है, एक इंटरनल फ्रिक्शन भी होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है ना। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट करते हैं और फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। एयर में भी फ्रिक्शन होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स में भी एक दूसरे से जब टच होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वहां भी फ्रिक्शन होता है, और ड्राई फ्रिक्शन भी होता है। तो जो आपका ड्राई फ्रिक्शन है
इसमें आपके दो टाइप होते हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, अब मैं इसकी थ्योरी आपको बताऊंगी। और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम स्लाइडिंग भी कहते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उस कंडीशन को कहते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी तब भी मूव नहीं होती है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हम फोर्स बढ़ाते हैं और एक कंडीशन के बाद बॉडी मूव कर जाती है, इट मीन्स बॉडी सरफेस पे स्लाइड कर जाती है। उससे हम जब बॉडी मूव करने वाली होती है तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड करने लगती है। और एक चीज और, अगर आपने स्टार्टिंग में हैवी फोर्स के थ्रू बॉडी को स्लाइड करा दिया है तो आफ्टर स्लाइडिंग बॉडी उतना ही फोर्स बार बार नहीं लेगी स्लाइड करने के लिए, फिर आपको इजीली बॉडी मूव करेगी। इट मीन्स आपने उसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको आपने क्रॉस कर दिया है। अब वो बॉडी क्या कर रही है, उस फोर्स को क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करने के बाद उसी एनर्जी जो आपने ट्रांसफर की है, जो फोर्स के थ्रू उसने ट्रांसफर की है, वो उसी एनर्जी के साथ क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। राइट। तो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स जब बॉडी मूव करने लग जाए उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब वो मूव ना करे और अगर हमने फोर्स लगाया है तो वो कंडीशन उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कहलाती है। ठीक है। इन दोनों के बीच काम आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, हर एक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पूछता है आपसे। तो हर एक फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी ज्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें आपका आता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। कैसे, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी ने मुझ पे भी उतना ही फोर्स लगाया। एक टाइम तक बॉडी अपने मास के अकॉर्डिंग आप पर उतना फोर्स अपोज अपोजिट डायरेक्शन में जरूर लगाएगी जितना आपने उस पर लगाया है। ठीक है। उसके बाद जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तब वो मूव करती है, लेकिन मूव करने से पहले की जो कंडीशन है वो देखते हैं। तो जो बॉडी है जो मूव नहीं कर रही है, स्टार्टिंग में जब हम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी जो वैल्यू है, जो एडजस्टमेंट है, वो सेल्फ एडजस्ट हो रही है। जो उसमें वैल्यू है, अपोजिट फोर्स है या अपोजिट फोर्स अप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है, वो उसको सेल्फ एडजस्ट कर ले रही है। एक बार दो बार जब वो मूव नहीं करती है फोर्स लगाने के बाद भी, इट मीन्स वो अपनी वैल्यू को क्या करती है, सेल्फ एडजस्ट करती है। और एक टाइम के बाद जब हम उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू को क्रॉस करते हैं तब जाके वो बॉडी मूव होती है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे पहले, इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है। क्यों है, जब हम एक बार फोर्स लगाते हैं बॉडी नहीं मूव होती, दोबारा लगाते हैं उससे ज्यादा लगाते हैं फिर भी नहीं मूव होती है, और जब तीसरी बार और ज्यादा फोर्स लगाते हैं या कई बार ट्राई करते हैं तब जाके बॉडी हैवी हुई तो मूव करती है। इट मीन्स वो सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू को अपने अंदर कंसिस्ट रखती है और सेल्फ एडजस्ट होती रहती है। वो अपोजिट फोर्स को उतना ही आप पर अप्लाई करती रहती है और एक टाइम के बाद ही वो मूव होती है, जब फोर्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है। ये हैवी मटेरियल के बारे में बात हो रही है कि अब कोई बॉडी हैवी मास की है, उसका वेट ज्यादा है, तो उसकी बात हो रही है कि वो सेल्फ एडजस्टिंग जो क्वालिटी होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है। और जब बॉडी नहीं मूव करती है तो वो अपने सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से नहीं मूव कर रही है। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोसेस।
ये जो कंडीशन होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है पहला। और दूसरा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन हैज इट्स लिमिट, है ना। मैंने इसे क्या कहा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना, तो इसकी एक लिमिट होती है, नन एज नन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी खुद की लिमिट होती है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और तीसरा, जो लिमिटिंग, मैंने पहले ही लिखवा दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देखती हूँ कि कैसे लगता है। ठीक है, ये अपने वेट के बराबर, किसके, अपने वेट के बराबर बॉडी क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या है, ज्यादा या ज्यादा होता है, हर एक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। अब जब बॉडी मोशन में होती है तो जो फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जब बॉडी मूव कर जाती है आफ्टर इंक्रीजिंग फोर्स, तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, इनमें अब हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि इनका वैल्यू क्या होता है, और इसको न्यूमेरिकली हम कैसे न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, इनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो पहला है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये फोर्स है आपका बिटवीन बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली proportional to the normal between them। जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो बॉडी जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में होती है, उस सरफेस के थ्रू उस बॉडी में जो परपेंडिकुलरली नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है, उस नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड उस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैंने कई बार कहा है कि बॉडी अपने मास यानी अपने वेट के बराबर का फोर्स आप पर अप्लाई करती है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट मींस ये फ्रिक्शन फोर्स का ही फॉर्मूला है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब एन जो होता है, मैंने आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि एक बॉडी, एक 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 बुक है, एक ब्लॉक है जो एक टेबल पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक ने अपने वेट के बराबर mg, है ना, मास ऑफ द वेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ग्रेविटी की वजह से उसका वेट एक्सर्टेड नीचे की साइड डाउनवर्ड हो रहा है। तो सरफेस ये सरफेस जो है टेबल का, ये इस पर नॉर्मल फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट।
और जो ये नॉर्मल होता है ये इसके वेट के बराबर का होता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन का रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन लेता है, राइट। सेम मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड। तो ये जो एन है वो इनडायरेक्टली क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है। आपने फोर्स लगाया, उसने आपके फोर्स की मैग्नीट्यूड के जस्ट बराबर आप पर ऑपोजिट फोर्स लगा दिया, और आपने फोर्स इंक्रीज किया, आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही क्रॉस की, उसके वेट से ज्यादा उस पर फोर्स लगाया, वैसे ही वो मूव कर गया, राइट। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब हम कांस्टेंट लेते हैं, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एन, और जो म्यू होता है वो कहलाता है आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये यूनिट लेस होती है म्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये यूनिट लेस, इसमें वैल्यूज आपको अलग अलग दी रहती हैं न्यूमेरिकल में। म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी रहती है, ठीक है, म्यू एन। और अब मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। तो ये है आपके फ्रिक्शन फॉर्मूले। कैसे बने, मैंने बताया, अपने वेट के बराबर अपोजिट फोर्स लगाती है, इसलिए एन जो बॉडी, अब भाई दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तभी फ्रिक्शन लगने वाला है, और फ्रिक्शन में जो उसका वेट है उसके बराबर वो अपोजिट रिलेटिव मोशन करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अपने वेट के बराबर, यानी जो आपने फोर्स लगाया वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन मीन्स व्हाट, उसका वेट mg, है ना। और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं। ये हो गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो लिमिटिंग, इसको हम म्यू एस कह सकते हैं ना, इसको ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। काइनेटिक करेंगे तो म्यू के आ जाएगा। बाकी काइनेटिक में भी सेम यही कंडीशंस होती हैं। अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वो कंडीशन है जब बॉडी पर एक बार फोर्स लगाया जाता है, बॉडी मूव नहीं करती, लेकिन जब बॉडी पर फोर्स इंक्रीज करके लगाया जाता है और बॉडी मूव करने वाली होती है और मूव कर देती है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि किसी भी मूविंग बॉडी की जो कंडीशन है वो काइनेटिक है, तो जिस टाइम पे बॉडी मूव कर जाती है वो उसका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो डेफिनेशन है वो ऐसे कि इफ बॉडी इज इन relative motion, the friction opposing its relative motion, है ना। if body is in relative motion, the friction opposing its relative motion, body क्या relative मतलब अपने relative motion की condition में होती है, तो जो friction है वो उसकी relative motion को क्या करेगा, oppose करेगा। this is called, और जब बॉडी मोशन कर रही होती है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज कर तो रहा होता है लेकिन बॉडी मूव कर रही होती है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इनके ग्राफ से आपको ज्यादा इनके बारे में समझ में आएगा। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस पे आपको एक लाइन और लिखनी है, वही काइनेटिक थ्योरी भी है इसमें, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर। ये चीज मैंने आपको डिस्कस की है लेकिन लिखवाई नहीं है, आप लिख लीजिए, अदरवाइज जब मैं कुछ बोलती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप लिख लीजिए, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल
ऑफ सरफेस। जाहिर सी बात है कि सरफेस के मटेरियल पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जो सरफेस इन कांटेक्ट में जो है, इन कांटेक्ट, ठीक है, द वैल्यू इज मोर देन अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अदर टाइप के सारे फ्रिक्शन से इनकी वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है अदर टाइप के सारे फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसमें भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको। अपोज करता है, ठीक है। और ओके, अब ये जब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन वो सारे फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको बताया है म्यू एन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लेस देन है। ओके, तो ये जो आपका को करेक्ट करना है। तो कि हम कहाँ थे, पेजेस शायद इसके हट गए हैं, तो इसे हमें करेक्ट करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। हर तरह का फ्रिक्शन इवन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये भी बॉडी जो मतलब ये होता है, ये बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है डी एक्सेलरेट हो रही है, तो टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये भी जो है एन पे डिपेंड करता है ओनली, ठीक है। एन मतलब नॉर्मल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन मैं लिख देती हूँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मोशन। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। थ्योरेटिकली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको ये थ्योरी लिखवा रही हूँ। लाइक कैसे, टाइप ऑफ मोशन का मतलब कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है ना। एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। और इस वेलोसिटी से चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो और कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं, इन सब चीजों पे ये डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। अब उसके बाद जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एफ के, वो क्या होता है, म्यू के एन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एन, इसका भी यही होता है। तो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। मोस्ट प्रोबेबली दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लगभग सेम है, क्योंकि इनके फॉर्मूले सेम है। और इनकी बस यही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब आप फोर्स बढ़ाते हो बॉडी मूव कर जाती है, तो वो उसकी काइनेटिक सिचुएशन होती है। अब इन दोनों के बीच आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सारे टाइप ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, ठीक है। अब तक ये चीजें थी। अब हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं एक बार, क्योंकि हमने कोफिशिएंट के बारे में अभी म्यू के बारे में कोफिशिएंट फ्रिक्शन पढ़ा, तो कोफिशिएंट के लिए देखते हैं। जो आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है ये भी दो ही टाइप का होता है ना,
क्योंकि अभी हमने म्यू के और म्यू एस बताया, यही आपकी कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन कहते हैं इसको। और म्यू के होता है, वो आपका क्या होता है, काइनेटिक काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन। और इन्हीं के बारे में मैंने बताया, ये दोनों ही यूनिट लेस क्वांटिटीज होती हैं, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, और ये क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी रहती है। तो द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। सेम वही चीज है ना, ये जो म्यू है डिपेंड, यही आपका कोफिशिएंट है, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। और म्यू के एंड म्यू एस काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आर डायमेंशनलेस unit, okay, and unitless also. Dimensionless and unitless, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं क्योंकि ये इनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, वो है ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये है आपका अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये है अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये आपका है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स है, वर्टिकली आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो एक टाइम तक क्या होता है, आपने फोर्स अप्लाई किया अप्लाई किया अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है लग रहा है लग रहा है, आपने एक लिमिट तक इंक्रीज किया। और सपोज आपने ए से, ओरिजिन से, जीरो से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक आपने मैक्सिमम फोर्स को इंक्रीज किया। एट बी पॉइंट बॉडी मूव करती है, क्या करती है, बॉडी मूव करती है। तो वहां पे हल्का आता है किंक। किंक मतलब होता है, किंक होता है एक ऐसा फ्लक्चुएशन जब वो अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस करा देते हैं इंक्रीज करके फोर्स को। तो उसकी जो स्टैटिक वो है, स्टैटिक कंडीशन है, वो उसकी खत्म हो जाती है और अब बॉडी मूविंग कंडीशन में आती है। तो जैसे ही स्टैटिक कंडीशन खत्म होती है और जैसे ही मूविंग कंडीशन आने वाली होती है बॉडी में, वैसे ही एक किंक आता है, एक टर्न आता है, और वो कुछ ऐसे होता है। ओके, और फिर ये किंक क्या होता है, स्टार्टिंग में एक हल्का सा किंक आया, बॉडी हल्की सी मूव हुई, जैसी ही मूव होने वाली होती है उस कंडीशन को किंक कहते हैं। किंक मतलब एक टर्न, एक टर्न। ठीक है, और फिर उस टर्न के बाद बॉडी मूव करती है, स्मूथली मूव करती है, बार बार आपको उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जितना आपने स्टार्टिंग में बॉडी को मूव कराने के लिए लगाया है। फिर आप स्मूथली बॉडी को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो
कंडीशन है ये यहाँ से यहाँ तक, ए टू बी से सी, सी से डी, ये है आपका सी से डी काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली क्या है? काइनेटिक। मैंने क्या कहा? मूविंग कंडीशन, मूविंग जो सिचुएशन है वो काइनेटिक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, सी टू डी काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टार्ट मूविंग होता है ना, यहाँ से स्टार्ट मूविंग, यहाँ से स्टार्ट होती है मूविंग, और ये इसकी स्टैटिक कंडीशन होती है। कौन सी? ये बी टू सी स्टैटिक कंडीशन। इसको मैं क्या कहती हूँ? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जब ये किंक आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इस फोर्स की। जब हम फोर्स को लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक कंडीशन में जैसी बॉडी मूव करने वाली होती है वो आता है किंक बी टू सी, और बी टू सी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हो गया क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर बॉडी स्ट्रेट, बॉडी का जो सी टू डी काइनेटिक फ्रिक्शन का जो ग्राफ है वो स्मूथली स्ट्रेट इसलिए जा रहा है क्योंकि फिर आप बॉडी को कॉन्स्टेंटली नॉर्मल फोर्स लगाते हुए आगे की तरफ लेके जाते हैं, बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और करते हैं। जो आपकी ये कंडीशन है, और फिर उसके बाद जो ये ग्राफ है, ओके, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये फ्रिक्शन आपका क्या है? ये दोनों, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो ग्राफ से इधर ये सीधा अटैच किया हमने, ये है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये आपकी फ्रिक्शन से ए टू बी की कॉन्स्टेंटली, एक ऐसी सिचुएशन है जब आप कॉन्स्टेंटली फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता जा रहा है, और एक कंडीशन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन हो जाती है अप्लाइड फोर्स से, और वो किंक आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर दैट बॉडी विल मूव स्मूथली विद नॉर्मल फोर्स। ओके, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और इसको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसे समझा दिया है मैंने, ये किंक, ये टर्न क्यों आता है। ओके, तो ये रहा आपका। इस चैप्टर में बहुत थ्योरी नहीं है, इतनी लगभग ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जितनी मैंने बता दी। ओके, थोड़ा सा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो सेम वही स्टार्टिंग कंडीशन में बनाती हूँ ब्लॉक की। हमारे पास एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक है आपका, ठीक है? आपने इस पर सपोज फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो किधर होगी? इस डायरेक्शन में। इस बॉडी का कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस बॉडी का रिजल्टेंट किधर आएगा? इस बॉडी का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, जो होगा सरफेस फ्रिक्शन, है ना? सरफेस फ्रिक्शन इसका रिजल्टेंट होगा। सपोज इसने यहाँ पे बनाया लेमडा, और ये जो लेंथ है बेस की, सपोज ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन है। तो अब इसका एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब ये एंगल बना रहा है तो इसका बेस ये हुआ,
इसका बेस ये हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है आपका, म्यू एस एन अपॉन एन, और ये कितना हो गया, म्यू एस, यानी कि जो tan थीटा है वो कोफिशिएंट ऑफ सरफेस फ्रिक्शन के बराबर है। tan थीटा जो है वो किस क्या है, थीटा कह रहे हैं हम ना, ये लेमडा हमें लिखना चाहिए जब हम लेमडा निकाल रहे हैं। तो ये लेमडा क्या है, म्यू एस है। तो जो ये एंगल बनता है या फ्रिक्शन का जो एंगल होता है वो नॉर्मल और अप्लाइड लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिजल्टेंट का काम करता है, ठीक। और ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक कंडीशन आती है रिपोज की, है ना, एक कंडीशन आती है रिपोज। तो वो कंडीशन इस तरह से होती है कि एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज मतलब स्लाइडिंग का एंगल क्या होता है, किसका, स्लाइडिंग का एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। सपोज ये न्यूमेरिकल में आ जाता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है स्लाइडिंग, क्या, स्लाइडिंग का। तो ये जो स्लाइडिंग कंडीशन होती है ये किस में होती है, एक और सिचुएशन ही है, मैंने अभी तक हॉरिजॉन्टली बताया है, अब मैं इंक्लाइन प्लेन में बताती हूँ, क्योंकि स्लाइडिंग कंडीशन या तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में होती है या तो इंक्लाइन प्लेन में होती है। ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज योर ब्लॉक। सपोज इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो नीचे आने की है वेलोसिटी से, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा बैकवर्ड, इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन ये फ्रिक्शन लगा रहा। अब देखिए जैसे हमारे पास यहाँ थीटा होता था ना, तो बॉडी का वेट होता था राइट इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे mg cos थीटा होता था, यहाँ पे आपका mg sin थीटा होता था। उसी तरह से बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जैसे हम कंपोनेंट बनाते थे ना, वैसे ही अब बॉडी में आएंगे नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के साथ इनके कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब आप एक साथ फ्रिक्शन, नॉर्मल और बॉडी के वेट mg के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे एक ही फिगर में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आते हैं, थीटा कैसे बनता है मैंने आपको स्टार्टिंग बनाया है, वैसे ही इधर भी बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या बनते हैं, ये फोर्स के कंपोनेंट, फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट बनते हैं। बॉडी की स्लाइडिंग डाउनवर्ड है, इस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड लगेगा। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है, बॉडी जो इंक्लाइन प्लेन में रखी होती है जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंडिंग, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, डाउनवर्ड जाने की होती है, तब इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट अपसाइड लगता है। तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो किसको बैलेंस करता है, mg साइन थीटा को बैलेंस करता है। और जो नॉर्मल होता है वो किसको करता है, mg cos थीटा को बैलेंस करता है, राइट। अभी हम इतना देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एंगल कैसे निकालते हैं। तो फ्रिक्शन ने बैलेंस किया mg साइन थीटा को, ओके, और नॉर्मल ने बैलेंस किया mg cos थीटा को। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, mg से mg कैंसिल, फ्रिक्शन क्या है आपका, म्यू एन अपॉन म्यू, सॉरी अपॉन एन, और दिस इज योर tan थीटा। तो ये n से n कटा, फिर वही चीज आ गई कि जो tan थीटा है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट के बराबर है, कितने, कोफिशिएंट के बराबर है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एंगल, और यही होता है आपका फ्रिक्शन का एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपका यही सिचुएशन मैटर करती है। अब इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स आपको अपने से ट्राई करने हैं पूरी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। पूरी थ्योरी, पूरी हर चीज आपको अच्छे से पढ़ना है जो जो अब तक हमने आपको पढ़ाया।